हेलो बच्चों, मैं श्रीमती रितु अरोरा क्लास 12th की सिविक्स की क्लास में आप सभी का स्वागत करती हूँ। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने सत्ता के वैकल्पिक केंद्र चैप्टर प्रारंभ किया था। 2 वीडियो हो गए थे, ये आज तीसरा वीडियो है सत्ता के वैकल्पिक केंद्र। जैसे कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि शीत युद्ध का दौर आया। शीत युद्ध के दौर के बाद 2 ध्रुवीयता का अंत हो गया, यानी सोवियत संघ का विघटन हो गया, जिसका परिणाम क्या रहा? पूरे विश्व में अमेरिकी वर्चस्व स्थापित हो गया। बच्चों, ये 2-3 लाइनें मैं हर अपने वीडियो के प्रारंभ में बोलती हूँ, क्योंकि आपके चैप्टर्स का कंटिन्यूएशन है। एक का परिणाम दूसरा, दूसरे के परिणाम स्वरूप तीसरा आया, तो अब उसी के परिणाम स्वरूप चौथा चैप्टर है आपका सत्ता के वैकल्पिक केंद्र। जब अमेरिका का वर्चस्व चारों तरफ विश्व में फैलने लगा, तो कुछ नई शक्तियां उभर करके सामने आनी प्रारंभ हुई, जिसे हमने कहा सत्ता के वैकल्पिक केंद्र प्रारंभ हुए। ऑल्टरनेटिव सेंटर्स ऑफ पावर प्रारंभ हुई, यानी पावर, शक्ति, ये सत्ता, ये कई क्षेत्रों में आगे बढ़ी। और उसी का जो परिणाम था, यानी जब 1990 के दशक में 2 ध्रुवीय व्यवस्था टूटी, तो एक ध्रुवीय विश्व व्यवस्था का उदय हुआ और यूरोपीय संघ का उदय यूरोप में और आसियान का उदय एशिया में एक शक्तिशाली संगठन के रूप में हुआ। तो हम लोग यूरोपीय संघ पढ़ रहे थे। यूरोपीय संघ का उद्भव कैसे हुआ, यूरोपीय संघ के गठन के कारण, उसकी विशेषताएं, उसकी संस्थाएं, ये हमने पढ़ी। यूरोपीय संघ एक प्रभावी क्षेत्रीय संगठन के रूप में, यहाँ तक हम पढ़ चुके हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे यूरोपीय संघ के ही बारे में कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पश्चिमी यूरोप का आर्थिक पुनरुत्थान और एकीकरण किस प्रकार हुआ। द्वितीय विश्व युद्ध बच्चों कब से कब तक चला? 1939 से 1945 तक द्वितीय विश्व युद्ध चला, और द्वितीय विश्व युद्ध के समाप्त होते ही 1945 में ही 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुई। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद समस्त यूरोप 2 भागों में बंट गया था, एक पश्चिमी यूरोप, एक पूर्वी यूरोप। और ये हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं कि पश्चिमी यूरोप का नेतृत्व अमेरिका कर रहा था, या ये कहिए कि पश्चिमी यूरोप बहुत अधिक इन्फ्लुएंस था अमेरिका से, और पूर्वी यूरोप सोवियत प्रणाली से बहुत अधिक इन्फ्लुएंस था। यानी वहाँ पर पूर्वी यूरोप में साम्यवाद और समाजवाद का प्रचलन हो रहा था, और पश्चिमी यूरोप में पूंजीवाद का वर्चस्व हो रहा था। तो यूरोप पर शीत युद्ध प्रभावी हो गया था। सन 1945 के बाद यूरोप के देशों में मेल मिलाप को शीत युद्ध से भी मदद मिली। शीत युद्ध के दौर में पूर्वी यूरोप तथा पश्चिमी यूरोप के देश अपने अपने खेमे के देश, यानी अमेरिका और सोवियत संघ के नज़दीक आने प्रारंभ हो गए। जो अमेरिकी खेमे में था वो आपस में एक दूसरे से संबद्ध होने लगा, जो सोवियत संघ के खेमे में था, सोवियत खेमे में था, वो आपस में नज़दीक आने प्रारंभ हो गए। पश्चिमी यूरोप के आर्थिक पुनरुत्थान और एकीकरण के प्रमुख प्रयासों में निम्नलिखित बिंदुओं के अंतर्गत स्पष्ट किया जा सकता है, जिसमें सबसे पहला, सबसे इम्पोर्टेंट है मार्शल योजना। ये बच्चों अति लघु में कई बार ये प्रश्न भी आता है। मार्शल योजना जून 1947 में पश्चिमी यूरोप की अर्थव्यवस्था को सर्वनाश से बचाने तथा उसको रूस के प्रभाव में जाने से रोकने के लिए बनाई गई थी। ध्यान दीजिए बच्चों, ताकि रूस का प्रभाव पश्चिमी यूरोप के देशों पर न हो, इसलिए मार्शल योजना बनाई गई थी। 16 यूरोपीय राष्ट्रों ने इसका उपयोग किया, लेकिन रूस द्वारा इस योजना का विरोध करने के कारण पोलैंड और चेकोस्लोवाकिया ने इस योजना को छोड़ दिया। इस योजना के तहत अमेरिका ने यूरोप की अर्थव्यवस्था के पुनर्गठन के लिए काफ़ी आर्थिक मदद की थी, काफ़ी धन दिया था, ताकि लोग अमेरिकी के
ताकि देश जो जितने भी पश्चिमी यूरोप के देश हैं वो अमेरिकी खेमे को छोड़ करके सोवियत खेमे में ना जाए। दूसरा है नाटो। अमेरिका ने नाटो के तहत एक सामूहिक सुरक्षा व्यवस्था को जन्म दिया। ये भी बच्चों हम लोग फर्स्ट चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि अमेरिकी खेमे में जो सामूहिक सैन्य व्यवस्था थी वो नाटो के माध्यम से थी। तो अमेरिका ने नाटो के तहत एक सामूहिक सुरक्षा व्यवस्था को जन्म दिया, जिसकी प्रतिक्रिया में अब पूर्वी यूरोप वाले देश यानी सोवियत संघ वाले देश अकेले शांत तो बैठेंगे नहीं, क्योंकि उनको भी अपनी सुरक्षा चाहिए। तो उन्होंने नाटो के अगेंस्ट क्या खड़ा किया? वार्सा पैक्ट खड़ा किया। यानी जिस प्रकार नाटो अमेरिका की सुरक्षा प्रणाली को मजबूती प्रदान करता है, उसी प्रकार वार्सा पैक्ट सोवियत खेमे को मजबूती प्रदान करने में सहायता प्रदान करता है। तीसरा है यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन। मार्शल योजना के अंतर्गत यूरोपीय राष्ट्रों को मिलने वाली सहायता को व्यवहार में लाने के लिए सन 1948 में यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन की स्थापना की। यह एक ऐसा मंच बन गया जिसके माध्यम से पश्चिमी यूरोप के देशों में व्यापार और आर्थिक मामले में एक दूसरे की मदद प्रारंभ। चौथा है यूरोपीय परिषद। 5 मई 1949 को यूरोपीय एकता आंदोलन के परिणाम स्वरूप यूरोपीय परिषद की स्थापना। इसका मुख्यालय बच्चों कहाँ पर है? स्ट्रासबर्ग में है। इसके सदस्य प्रारंभ में कौन कौन से थे? लक्समबर्ग, बेल्जियम, नीदरलैंड, फ्रांस, इटली, नॉर्वे, स्वीडन, आइसलैंड, डेनमार्क और ग्रेट ब्रिटेन। और बाद में ग्रीस, टर्की, आयरलैंड, पश्चिमी जर्मनी और सार प्रदेश भी इसके सदस्य बन गए। इसका उद्देश्य क्या रखा गया कि आर्थिक और सामाजिक प्रगति के लिए अपनी सामान्य विरासत के आदर्शों और सिद्धांतों में एकता बनाए रखने का प्रयत्न करना, ताकि ये जितने भी यूरोपीय परिषद के सदस्य देश हैं उन सभी का विकास हो सके। नेक्स्ट है यूरोपीय कोयला और इस्पात समुदाय। 18 अप्रैल 1951 को पश्चिमी यूरोप के 6 देश फ्रांस, पश्चिमी जर्मनी, इटली, बेल्जियम, नीदरलैंड, लक्समबर्ग ने पेरिस संधि पर दस्तखत करके यूरोपीय कोयला और इस्पात समुदाय का गठन किया। इसमें एक 50 वर्षीय संधि भी की गई बच्चों, जिसमें सभी व्यापारिक बाधाओं को हटा करके एक साझा व्यापार बनाने की व्यवस्था या प्रयास किया गया। ऐसा क्यों किया गया? ताकि जितने भी यूरोपीय देश हैं वो कोयले, इस्पात या ऊर्जा के संसाधनों के क्षेत्र में इतने अग्रणी हो जाएं कि वे विश्व के किसी भी देश को चुनौती देने में सक्षम हो सके। इसी तरह यूरोपीय अणु शक्ति समुदाय का गठन 25 मार्च 1957 में रोम में पश्चिमी यूरोपीय देशों में हुआ और पश्चिमी यूरोप देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक में यूरोपीय आर्थिक समुदाय, जिसे यूरोपीय साझा बाजार भी कहते हैं, यूरोपीय अणु शक्ति समुदाय का गठन किया। साझा बाजार क्या होता है बच्चों? जिसमें हम भी जा सकें, आप भी जा सकें, आप कोई और तीसरा भी जा सके, सब लोग मिल करके बनाएं और मिल करके जाएं, तो उसे हम साझा बाजार कह सकते हैं। यूरोपीय अणु शक्ति समुदाय का क्या उद्देश्य है? शांतिपूर्ण प्रयोजन हेतु आणविक शक्ति के विकास के लिए सामान्य प्रयत्न करना। हालांकि बच्चों ज़्यादातर अणु शक्ति का प्रयोग बम इत्यादि विस्फोटक पदार्थ बनाने में किया जाता है, लेकिन इससे विद्युत का उत्पादन भी संभव है, तो वो शांतिपूर्ण कार्य है। तो यूरोपीय अणु शक्ति समुदाय का उद्देश्य क्या था? शांतिपूर्ण प्रयोजनों हेतु आणविक शक्ति के विकास के लिए प्रयत्न करना था। 7वां है यूरोपीय आर्थिक समुदाय। यूरोपीय आर्थिक समुदाय या यूरोपीय साझा बाजार, दोनों एक ही नाम है बच्चों। यूरोपीय आर्थिक समुदाय को ही यूरोपीय साझा बाजार कहते हैं। इसका जन्म 25 मार्च 1957 को हुआ। रोम संधि के तहत 1 जनवरी 1958 को हुआ। इस पर हस्ताक्षर करने वाले यूरोपीय कोयला और इस्पात समुदाय के 6 सदस्य राष्ट्र थे। धीरे धीरे इसके सदस्य राष्ट्रों की संख्या 1995 तक 15 हो गई
और सोवियत संघ के विघटन के बाद 1 मई 2004 में पूर्वी यूरोप के 10 नए सदस्य राष्ट्रों ने इसकी सदस्यता ग्रहण कर ली। 2007 में बल्गारिया और रोमानिया ने भी इसकी सदस्यता ग्रहण की। सॉरी बच्चों। नेक्स्ट है maastricht संधि। यूरोपीय आर्थिक समुदाय के सभी 12 सदस्य फ्रांस, जर्मनी, इटली, बेल्जियम, नीदरलैंड, लक्समबर्ग, डेनमार्क, आयरलैंड, इंग्लैंड, यूनान, पुर्तगाल व स्पेन, इनकी एक बैठक नीदरलैंड के नगर मजिस्ट्रेट में 9 व 10 दिसंबर 1991 को हुई। 11 दिसंबर 1991 को इसमें यूरोपीय मौद्रिक संघ की जिस संधि पर हस्ताक्षर हुए उसे maastricht संधि कहा जाता है। इस संधि ने यूरोप के लिए एक अर्थव्यवस्था, एक मुद्रा, एक बाजार, एक नागरिकता, एक संसद, एक सरकार, एक सुरक्षा व्यवस्था और एक विदेश नीति का मार्ग प्रशस्त किया। यानी पूरी यूरोपीय संघ के लिए सभी कुछ एक हो जाए, वहाँ पर एक ही मुद्रा लागू हो, एक जैसी नागरिकता मिल जाए, एक जैसी संसद हो जाए, एक सरकार हो जाए, ताकि पूरे यूरोप का विकास हो सके। ये बहुत इंपॉर्टेंट maastricht संधि है, जिसके बारे में बच्चों आपके अति लघु और लघु प्रश्न में पूछा जाता है। यूरोपीय संघ जिसके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, बार बार मैं ये प्रश्न भी आपको हर उसमें दे रही हूँ कि यूरोपीय संघ का गठन कब हुआ। यूरोपीय संसद के गठन के पश्चात 1992 में यूरोपीय संघ की स्थापना हुई। सोवियत गुट के पतन के बाद इसकी 1992 में इस प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप यूरोपीय संघ की स्थापना की गई। यूरोपीय संघ के रूप में समान विदेश और सुरक्षा नीति, आंतरिक मामलों और न्याय से जुड़े मुद्दों पर सहयोग और एक समान मुद्रा के चलन के लिए रास्ता तैयार हुआ। 1 जनवरी 1999 को यूरोपीय संघ के 11 देशों ने साझा यूरो मुद्रा को औपचारिक रूप से स्वीकृति दे दी। तो इनकी बच्चों यूरोपीय संघ की साझा मुद्रा क्या है? यूरो। ये भी अति लघु में बार बार पूछा जाता है। इनकी अपनी एक साझा मुद्रा, साझा मुद्रा जो सभी यूरोप के उन सभी देशों में समान रूप से लागू होती है, किसी भी देश में हम आसानी से ले जा करके उसको खर्च कर सकते हैं, तो वो है यूरो। और लास्ट है संघ सुधार संधि। 13 दिसंबर 2007 को यूरोपीय संघ के 27 देशों ने संघ के निर्णय प्रक्रिया में सुधार हेतु एक महत्वपूर्ण संधि पर लिस्बन, जो कि पुर्तगाल देश में है, उसमें हस्ताक्षर किए। इस संधि में निम्नलिखित प्रावधान किए गए: सदस्य राष्ट्रों के कॉमन विदेश नीति और सुरक्षा नीति सुनिश्चित करने के लिए विदेशी मामलों के प्रमुख का पद अधिक मजबूत करने का प्रावधान करना, यूरोपीय संघ की कार्यकारिणी में सदस्यों की संख्या 27 से घटाकर के 17 करने और 5-5 वर्ष के कार्यकाल हेतु चक्र क्रमानुसार करने का प्रावधान किया गया। और संधि में मौलिक मानवाधिकारों एवं विधिक अधिकारों के यूरोपीय चार्टर का प्रावधान भी किया गया। ब्रिटेन और पोलैंड ने इस चार्टर को बाध्यकारी मानने से मना कर दिया। तो इस प्रकार बच्चों ये हो गया आपका यूरोपीय संघ। यूरोपीय संघ एक साझा सरकार, साझा संविधान निर्माण करने का प्रयास करती रही, लेकिन वो साझा संविधान नहीं बना पाए। साझा मुद्रा तो उन्होंने बना ली, लेकिन वो चाहती थी कि एक ही संविधान पूरे यूरोपीय संघ का हो, वह नहीं बना पाए। उसके लिए वो प्रयासरत अवश्य थी, उसके लिए उसने काफ़ी प्रयास किए, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं हो पाया। तो ये बच्चों जो हम लोग इस चैप्टर में सत्ता के वैकल्पिक केंद्र में हम लोगों ने प्रारंभ में पढ़ा था कि 2 क्षेत्र आगे बढ़ रहे हैं, 2 संगठन आगे बढ़ रहे हैं। उसमें एक था यूरोपीय संघ और दूसरा है आसियान। तो यूरोपीय संघ आपका आज पूर्ण हो गया। नेक्स्ट वीडियो से हम लोग आसियान पढ़ेंगे, जो कि दक्षिणी पूर्वी एशियाई देशों का एक संगठन है। यूरोपीय संघ पूर्वी यूरोपीय देशों का एक संगठन है और आसियान दक्षिणी पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का एक संगठन। तो आज से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न बच्चों: पहला, यूरोपीय आर्थिक समुदाय का जन्म कब हुआ? दूसरा,
मॉस्टिस संधि से आप क्या समझते हैं? तीसरा, मार्शल योजना की स्थापना क्यों की गई? चौथा, यूरोपीय संघ की साझा मुद्रा बताइए। और पांचवी है, यूरोपीय कोयला एवं इस्पात समुदाय की स्थापना कब हुई? बच्चों, मैं हर बार आपको समझाती हूँ, आप साथ साथ क्वेश्चंस करते रहिए, याद करते रहिए, क्योंकि एक साथ अगर आप याद करने बैठेंगे तो आपके लिए भी समस्या है। बच्चों, बोर्ड एग्ज़ाम देना है, आप सभी बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं, इसलिए साथ साथ तैयारी करिए। एक साथ पढ़ने से आपको उतना याद नहीं हो सकता, तो साथ साथ काम करते रहेंगे, आपको किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आएगी। और बच्चों, अभी लॉकडाउन के दौरान कब तक ऐसे पढ़ना है ये आपको भी नहीं है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको मेरे सारे वीडियोस आसानी से मिल जाएं। थैंक यू बच्चों।